तो भाई जब भी आपने जापान का नाम सुना होगा ना, हमेशा चेरी ब्लॉसम्स करके एक वर्ड जरूर सुना होगा या फोटोज में देखा होगा कि पूरे जापान में ऐसे पिंक कलर के फ्लावर्स के ना पेड़ लगे रहते हैं। सकूरा या ये चेरी ब्लॉसम देख सकते हो सपोरो में, जो कि ये नॉर्दर्न पार्ट है जापान का, होकाइडो आइलैंड में। कल रात भाई यहाँ पे इतनी तगड़ी बारिश हुई है, लेकिन आपको रोड पे कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं दिख रही होगी। और भाई आपने डोरेमोन वगैरह में देखा होगा कि वो लोग बेसबॉल खेला करते थे, तो जापान में लोगों को बेसबॉल का बहुत शौक है। देखो प्रैक्टिस चल रही है अभी शायद। भाई सब घर देखो, ऐसा लग रहा है घर की नसें निकल गई हो। सारी पेड़ की टहनियाँ पूरी घर के आसपास लिपटी पड़ी है, मस्त लग रहा है एकदम। इस तरह की बस होती है देखो भाई जापान में, स्पेशली सपोरो वाले एरिया में। भाई ट्रेन का इंजन देखना, यहाँ पे पिंक कलर का है, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। डब्बे है सिल्वर या ग्रे कलर के थोड़े। चलो भाई ट्राई करते हैं जरा। अरे हाय, तो भाई इतनी कड़वी है। भाई यहाँ जापान में ना घर तो अंदर से गरम गरम से फील होते हैं, हीटर लगे होते हैं, लेकिन बाहर आते ही पता चलता है एक्चुअल में कितनी सर्दी है। बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। वो भाई साहब, दिल्ली गुड़गांव में इस टाइम पे भाई 44-45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और यहाँ सपोरो जापान में हो रहा है अराउंड 8 से 9 डिग्री 10 डिग्री। रात को तो 6-7 डिग्री पहुँच गया था, और आज से 3-4 दिन पहले -1 डिग्री भी था यहाँ पे जब हम आए नहीं थे। मैं वहीं से चेक कर रहा था इंडिया से ना। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आप देख रहे हो भाई जापान 2.0 सीरीज़ का एक और नया एपिसोड। और इस ट्रिप पे आपको पता ही है मैं सेकंड टाइम जो है वो जापान आया हुआ हूँ। इस बार अलग अलग सिटीज़ एक्सप्लोर करूँगा पिछली बार से। पिछली बार जैसे टोक्यो, ओसाका वगैरह करी थी, इस बार मैं नॉर्थ वाले जापान में आया हुआ हूँ, जो होकाइडो वाला आइलैंड है ना, उसी की जो एक तरह से कैपिटल सिटी आप कह सकते हो, सपोरो। तो वहाँ पे हूँ मैं इस टाइम पे, और आज यहाँ पे ही आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे सपोरो सिटी। ये यहाँ का भाई रेजिडेंशियल एरिया है। एयरबीएनबी बुक किया था, कल वाले व्लॉग में टूर दिया था। काफ़ी महंगा है वैसे जापान रहने के मामले में, बट ठीक है। 5200 रुपये पर नाइट में हमको मिला है ये। अभी इधर चलते हैं, सामने दिख रहा है आपको वो। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसे मार्केट मिल जाएगी आपको। लॉसन हो गया, फैमिली मार्ट हो गया, तो जगह जगह पे है। अभी जैसे थोड़े और आगे चलेंगे कुछ ना कुछ एक और दिख जाएगी मार्केट। तो अभी फ़िलहाल भाई वहाँ चलते हैं और सिम कार्ड का अरेंजमेंट करते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई जापान सफाई के मामले में तो एक नंबर का होता है। मतलब यहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा वो है ना उनके दिमाग में कि कूड़ा कचरा ना तो फैलाते हैं, और कहीं फैला दिख भी जाए ना तो उठा देते हैं खुद से ही। इसलिए आपको ना यहाँ पे जगह जगह पे कहीं पे भी डस्टबिन देखने को मिलेंगे ही नहीं। मतलब बहुत कम डस्टबिन है पूरे जापान में, और लोग अपना कूड़ा खुद ही अपने साथ कैरी करते हैं घर पे। तो चलो ग्रीन सिग्नल है, फटाफट से रोड क्रॉस कर लेते हैं, उस तरफ जाना है। क्योंकि कल रात भाई यहाँ पे इतनी तगड़ी बारिश हुई है, लेकिन आपको रोड पे कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं दिख रही होगी। रीज़न यही है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना भाई बहुत तगड़ा है। मतलब पानी रुकता ही नहीं है, एकदम से सारा का सारा उड़ जाता है। और बहुत तेज़ बारिश थी, और कल रात ही नहीं शाम से ही आ रही थी बारिश यहाँ पे। लेकिन अब देखो ऐसा लग रहा है कई दिनों से जैसे पानी ना टपका हो। बस थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये भी सीवर का ढक्कन के वजह से फंसा हुआ है, वरना पूरा सूख चुका है भाई लिटरली। और जितने भी इस तरह के स्टोर्स होते हैं सबके बाहर पार्किंग मिल जाती है। पिछली बार मैंने रोड ट्रिप करी थी तो मुझे पता है। इस बार खैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ होने वाला है पूरी ट्रिप पे, कहीं पे भी गाड़ी रेंट पे नहीं लेने वाला मैं। भाई इनके पास सिम कार्ड तो थी, लेकिन 7 दिन की अनलिमिटेड वाली थी, 20 दिन की सिर्फ 10 GB डेटा वाली थी। वो तो आपको पता ही है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो किसी बड़ी मार्केट में चलते हैं। और भैया कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यार। अच्छा ये विंड मफलर है अपना इसमें डेड कैट वाला, वरना तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती कुछ भी, फुर 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 आती बस। हम भाई इस वक्त काइंड ऑफ सपोरो के ना मेन सिटी सेंटर में ही है। मतलब यहाँ से जो मेन इनका ओडोरी पार्क है ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मतलब 800-900 मीटर होगा शायद से। तो सब कुछ चीज़ें आसपास ही है, 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट भी पास में ही है। बट वैसे देखोगे बड़ा खाली खाली सा माहौल लगेगा, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है। और रूल्स तो भाई देखो हर कोई फॉलो करता है। इवन साइकिल वाले भी वेट कर रहे हैं, जब तक ग्रीन लाइट नहीं होगी चलेंगे नहीं। देख रहे हो छोटी छोटी आंटियाँ यहाँ पे साइकिल चलाती है। मतलब एज कितना भी हो, लोग साइकिल ज़रूर यूज़ करते हैं यहाँ पे। एक तो पोल्यूशन नहीं होता, ऊपर से ट्रैफिक में नहीं फंसते। ये भाई हेयर सलून है यहाँ का। भाई ये फैमिली मार्ट और आ गया, इनसे भी पूछ लेते हैं अगर मिल जाए तो। यहाँ भाई देखना हर तरह के कार्ड मिल रहे हैं। एप्पल के भी कार्ड है, गूगल प्ले के भी कार्ड है, पोकेमोन कार्ड है, निंटेंडो के कार्ड है, टिकटॉक तक के भी कार्ड है यहाँ पे। बताओ लाइव स्ट्रीम वाले शायद। सिम कार्ड भाई मिल तो रही है, एक ये है BIC सिम, बट ये पता नहीं 5 GB वाला ही है मैक्सिमम प्लान। तो अपने को तो अनलिमिटेड काइंड ऑफ चाहिए, इनके पास तो नहीं है। यहाँ पे ना डोकोमो की सिम बहुत चलती है, इंडिया में भी कई साल पहले चलता था टाटा डोकोमो। तो डोकोमो मेरे ख्याल जापानीज़ कंपनी है, और टाटा ने उनके साथ कोलैबोरेशन में किया था, कंफर्म नहीं है पर ऐसा लग रहा है मुझे। तो डोकोमो का स्टोर ढूंढता हूँ, कोई वहाँ सिम कार्ड मिल जानी चाहिए। बाकी भाई ये देखो यहाँ का फ्यूल स्टेशन, और प्राइजेस भी आप पढ़ सकते हो।
मेरे ख्याल से ग्रीन वाला यहाँ पे डीजल है जहाँ तक मुझे याद है, बाकी पेट्रोल है और एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। तो 155 येन का मतलब है मोटा मोटा 98-99 रुपये के आसपास डीजल है। महंगा है इंडिया से तो देखा जाए। भाई ठंड बहुत हो रही है, सीधा सर और कानों पे लग रही है। पहला दिन है तो ट्रिप का, बीमार नहीं पड़ने चाहिए, तो इसलिए टोपी लेकर आए थे इंडिया से, पहन लेते हैं भाई। चलो जी लेट्स गो। अच्छा, जापान को आप भाई वर्ल्ड मैप में देखोगे ना तो काफ़ी ऐसे अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ है। नंबर्स की बात करें तो भाई 14,000 से भी ज़्यादा आइलैंड है पूरे जापान में, बट उनमें से कुछ 430 के आसपास आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। और जो सबसे बड़े 4 आइलैंड है ना वो आपको मैप में बड़े बड़े अलग से ही दिख जाएंगे। वैसे जापान के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो भाई 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड 12.5 करोड़ लोग रहते हैं पूरे जापान में। मेजर यहाँ पे भाई शिंटो प्लस बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करते हैं लोग, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जापानीज है। इंग्लिश इतने ज़्यादा लोगों को नहीं आती, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट यूज़ ऐप करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की ऐप्स यूज़ करनी पड़ सकती है, बट जो बिल्कुल मेजर टूरिस्ट एरियाज है टोक्यो ओसाका जैसे, वहाँ पे कुछ कुछ लोग समझ जाते हैं इंग्लिश। स्पेशली जो आज की जनरेशन है ना उनको इंग्लिश आती है, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उनके लिए आपको ट्रांसलेशन यूज़ करनी पड़ेगी। पूरे जापान में पार्किंग को लेके काफ़ी समस्या है, मतलब लोगों के जहाँ पे घर है पार्किंग ईजिली मिलती नहीं है। तो इस तरह की ना पेड पार्किंग बनी होती है जगह जगह पे, तो इस तरह से आप खड़ी कर सकते हो और फिर पैसे पे करके अपना यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये लिखा हुआ है भाई 60 मिनट के 400 येन है और 24 घंटे के सिर्फ 800 येन है। देखो तो कितना फ़र्क है ना। हाँ तो भाई आइलैंड की बात कर रहे थे, तो जो जापान के 4 सबसे बड़े आइलैंड है उनके नाम है होन्शू, होकाइडो, क्यूशू एंड शिकोकू। आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सही बोली हो। एरिया वाइज बात करें भाई तो होन्शू आइलैंड जो है ना वो सबसे बड़ा है, अराउंड 2,27,960 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। एंड वहीं पे ना जापान की मेजर पॉपुलेशन रहती है, अराउंड 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग। और इस आइलैंड पे जो मेन सिटीज़ है वो है टोक्यो, ओसाका। फिर जो सेकंड नंबर पे बड़ा आइलैंड है वो है होकाइडो, जहाँ पर अभी इस वक्त मैं हूँ। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है पूरे जापान का। इसका लैंड एरिया है अराउंड 83,450 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे आइलैंड में अराउंड 50 लाख लोग रहते हैं। और मेन सिटी की बात करें तो यहाँ पे वो है सपोरो, जहाँ पर अभी मैं आया हूँ इस वक्त। रास्ते में भाई एक ये नदी दिखी है, इसका नाम है टोयोहिरा रिवर। तो काफ़ी फ्लो तो तेज़ लग रहा है भाई इस नदी का, देखो है ना। और इधर एक ये पार्क बना हुआ है, लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं। जापान में फिटनेस को लेके भी लोगों में काफ़ी क्रेज़ है, मतलब फिट रहना पसंद करते हैं लोग, उल्टा सीधा खाते नहीं है ज़्यादा। मतलब ओबेसिटी के केस आपको यहाँ पे मोटापे वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे नहीं, सब स्लिम एंड ट्रिम है, मस्त एकदम। और भाई आपने डोरेमोन वगैरह में देखा होगा कि वो लोग बेसबॉल खेला करते थे, तो जापान में लोगों को बेसबॉल का बहुत शौक है। देखो प्रैक्टिस चल रही है अभी शायद, तो इस तरह से खेलते हैं। काइंड ऑफ क्रिकेट है, मतलब रूल्स अलग है ऑब्वियसली, बट इनका बैट जो है वो थोड़ा राउंड शेप में होता है और डायरेक्ट बॉल मारनी होती है, ठप्पा नहीं देना होता। और ये देखो ये छोड़ दी। तो 3 चांस होते हैं जहाँ तक मैंने वीडियो गेम में खेला है, मुझे इतना याद है। और अगर इन्होंने डायरेक्ट मारी, छोड़ दी फिर से, हाँ, और इसके पार चली गई नेट के डायरेक्ट, तो होम रन बोलते हैं। जैसे अपने क्रिकेट में 6 होता है, इसमें होता है होम रन। अरे भैया छोड़े ही जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस तरह का एक ग्राउंड बना हुआ है इसी रिवर के जस्ट साइड में, और यहीं पे बेसबॉल चल रही है। जापान आके ना भाई सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज सा फील होता है। कूड़ा कचरा तो खैर दिखता ही नहीं है, बट सब लोग लेन ड्राइविंग फॉलो कर रहे हैं, साइकिल चलती हुई दिख रही है, कहीं पे भी इतना ज़्यादा जाम नहीं लगाते अननेसेसरी। तो अच्छा है, मतलब माहौल काफ़ी ज़्यादा। अराउंड भाई 1.5 किलोमीटर दूर था अपने एयरबीएनबी से एक डोकोमो का स्टोर, तो वही लोकेशन लगा लगा के पैदल चल रहे हैं। अराउंड 400 मीटर और बचा हुआ, अभी इसी रोड पे आएगा आगे, होपफुली बस वहाँ पे सिम मिल जाए। 7-Eleven भी आ गया भाई एक, तो चलो इस पे भी वैसे देख ही लेते हैं। सामने वैसे डोकोमो का आने वाला है, पर अगर यहाँ भी मिल गई तो क्या दिक्कत है। मैं जब पहले आता था तो भाई इस तरह से स्मूदी लेता था, मेरी वाइफ ले रही है यहाँ पे कॉफ़ी, मुझे तो पसंद नहीं है ज़्यादा, पर इस तरह से कॉफ़ी मशीन लगी हुई है। प्राइस ये है भाई, हॉट कॉफ़ी लाते 204 येन का है रेगुलर वाला साइज़। अब ये बन के आ जाएगी, देखो अभी पानी डल रहा है, दूध डलेगा, कॉफ़ी डलेगी, सब कुछ मिक्स मुक्स होके आ जाएगा। और यहीं पे देखो सब कुछ है भाई, गम सिरप, शुगर वुगर जो भी चाहिए। तो यहाँ आ गया भाई रेडी लिखा हुआ, और ये आ गई अपनी कॉफ़ी। सिम कार्ड इनके पास भी नहीं है। चलो अब डोकोमो वाले स्टोर पे ही चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। फोन बूथ भाई यहाँ पे अभी तक चल रहे हैं इस तरह से, देखो। बाकी चलते चलते ये पहुँच गए सपोरो के टीवी टावर। पैनासोनिक की घड़ी भी लग रही है डिजिटल वाली, और इसके फर्स्ट फ्लोर तक शायद से आप टिकट लेके जा सकते हो, और ऊपर से ना सपोरो सिटी का नज़ारा ले सकते हो। पर ये इतना भी ऊंचा नहीं है भाई, क्या टिकट लेके जानी, जाना चाहो चले जाओ, नहीं जाना चाहो कोई बात नहीं।
इस तरह से दिखता है, थोड़ा थोड़ा एफिल टावर वाली फील दे रखी है। इस एरिया में भाई थोड़े लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, भीड़ भड़क्का है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये मेन सिटी सेंटर वाला एरिया आ चुका है। एग्जैक्ट 1-1.5 किलोमीटर था, देख लो बस अपने एयरबीएनबी से, काफ़ी पास है। बाकी जापान आए और भाई वेंडिंग मशीन ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखना, लाइन से 2 यहाँ लगी हुई है, 3 यहाँ लगी हुई है, और सब चीज़ें मिल जाती है ऑलमोस्ट वेंडिंग मशीन्स में ही। और ये आ गया भाई सामने, ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसी में है डोकोमो का स्टोर। तो चलो अंदर चलते हैं। पर वो ये ऑब्वियसली ऐसी रोड क्रॉस कर नहीं सकते, पहले हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग ढूंढनी पड़ेगी और फिर क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। यार इनके पास ना नॉर्मल सिम कार्ड तो थी, बट टूरिस्ट सिम कार्ड नहीं थी। नॉर्मल मतलब यहाँ के लोग जो खरीदते हैं वो वाली तो थी, लेकिन जो टूरिस्ट खरीद सके वो वाली नहीं थी। तो ये कह रहे हैं सपोरो स्टेशन के पास मिलेगी, तो देखते हैं भाई बनती है अगर बात तो वहाँ। चलो भाई छोड़ो, अभी पहले ना एक्सप्लोर कर लेते हैं ये सपोरो सिटी को। और शाम को ना मैं यहाँ से ओटारू सिटी भी है एक जगह, वहाँ की कैनाल काफ़ी फेमस है, वहाँ जाने वाला हूँ। और उसके लिए मुझे सपोरो स्टेशन जाना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे ले लेंगे, कोई नहीं। साइकिलें देखना भाई, ये रेंट से लगी हुई है। इनकी ऐप डाउनलोड करके आप इनको भी रेंट पे लेके ना आसपास घूम सकते हो, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बट साइकिल भी कुछ सस्ती नहीं होती भाई, महंगी होती है। तो सबसे सस्ता तो अपने पैर ही है, उसका यूज़ करो और पैसे बचाओ। तो भाई आज की सबसे पहली जो लोकेशन है वो होने वाली है मारुयामा पार्क। और सबवे में अभी हम हैं किकीसुई में, जो हमारे एयरबीएनबी से पास में है। और 5 स्टॉप के बाद आ जाएगा ये मारुयामा, इस पे उतरना है यहाँ जाने के लिए। लो जी लो, ये आ गया अपना स्टेशन। अब यहाँ से 500 मिनट की वॉक है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे उस पार्क में। और क्यों आए हैं वो मैं अभी थोड़ा बाहर निकलता हूँ फिर बताऊँगा। भाई सबवे स्टेशन की ज़मीन पे देखना, टाइलें अलग अलग जानवरों की लगा रखी है, कितने सारे हैं। और भीड़ बहुत है भाई इस वाले सबवे में। मेरे ख्याल से सब पार्क में जाने के लिए आ रहे होंगे, भले यहाँ के लोकल्स हो चाहे टूरिस्ट हो। ये आ गया भाई, बहुत 250 मीटर आगे है मारुयामा पार्क, जो भी प्रोनाउंसिएशन है भाई। बताओ भाई, जितनी चौड़ी रोड नहीं है उससे चौड़ी तो ये साइड के दोनों फुटपाथ मिलके बना रखे हैं चलने वालों के लिए। बताओ, रोड से भी चौड़े फुटपाथ। भाई सब घर देखो, ऐसा लग रहा है घर की नसें निकल गई हो। सारी पेड़ की टहनियाँ पूरी घर के आसपास लिपटी पड़ी है, मस्त लग रहा है एकदम। ये बस आ ही गया भाई, सामने पार्क है, ये पार्किंग है। एंटर करते भाई राइट साइड में वॉशरूम बने हुए हैं, और यहाँ पे ये साइकिल का स्टैंड, अपनी साइकिल में लोग आते हैं यहीं खड़ी करके चले जाते हैं। आधों ने तो लॉक भी नहीं लगा रखे भाई, देख लो, सेफ्टी किस हिसाब से आप जज कर सकते हो। तो भाई जब भी आपने जापान का नाम सुना होगा ना, हमेशा चेरी ब्लॉसम्स करके एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, या फोटोज़ में देखा होगा कि पूरे जापान में ऐसे पिंक कलर के फ्लावर्स के ना पेड़ लगे रहते हैं। तो उसको बेसिकली चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, या फिर यहाँ की लैंग्वेज में सकुरा भी कहते हैं। तो ये ना भाई एक स्पेशल फूल है जो स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करता है, और ये सिंबल है न्यू बिगनिंग का, ब्यूटी का और शॉर्ट लाइफ का। तो जापान के ना अलग अलग शहरों में अलग अलग मंथ में ये जो है चेरी ब्लॉसम देखने को मिलता है। जैसे कि जो सीजन शुरू होता है वो लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल में होता है टोक्यो में। सेम ऐसी क्योटो में भी इसी सीजन में रहता है, ओसाका में भी रहता है, फिर हिरोशिमा में भी आपको लेट मार्च में दिखेगा। लेकिन अगर आपने ये मिस कर दिया टाइमलाइन और अब आ चुका है अप्रैल का एंड या फिर मई का स्टार्टिंग, जैसे कि हम है, तो इस केस में भाई आप सकुरा या ये चेरी ब्लॉसम देख सकते हो सपोरो में, जो कि ये नॉर्दर्न पार्ट है जापान का, होकाइडो आइलैंड में। बेसिकली जितना नॉर्थ जाते जाओगे उतना लेट ये सीजन आता है शहरों में। तो ये आप ना गूगल पे चेक करते रहना, हर सिटी का ना अपडेट आता रहता है कि किस दिन से किस दिन रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा पीरियड है ना 1 हफ्ते का रहता है। मतलब जैसे मान लो 1 तारीख को शुरू हुआ तो 1 तारीख से उगना शुरू होंगे, 3 या 4 तारीख तक जो है वो फुल ब्लूम में होंगे, और फिर 5 से 6-7 तारीख तक झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको कहते हैं गोल्डन वीक। तो 1 हफ्ता आपके पास रहता है ये देखने के लिए, और सबसे बेस्ट टाइम पे हम आए हैं ऐसा गूगल के अकॉर्डिंग सपोरो में। अभी अंदर जाके देखेंगे है कि नहीं। हालांकि एक एंटर करते ही मेरे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे पिंक कलर का जो पेड़ है वो चेरी ब्लॉसम ही है। तो चलते हैं पार्क के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है भाई, अच्छे से उगे हुए हैं या नहीं उगे हुए। बाकी एंटर करते भाई फूड ट्रक्स है यहाँ पर, देखते हैं कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा कि नहीं फ्राइज़ का, तो यहाँ से ख़रीद के फिर अंदर चलेंगे। क्योंकि बेसिकली लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने ही आते हैं अपने फैमिली के साथ पेड़ों के नीचे बैठ के। तो पिकनिक मनाने के लिए खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह है ये सब, तो ले लेते हैं कुछ ना कुछ। भाई इसी पार्क में ना एक ज़ू भी है, शायद इसलिए वो सबवे की टाइलों पे जानवर छपे हुए थे, यहीं पे ही है अंदर ज़ू। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमारा पोपट हो चुका है, क्योंकि जितने मैंने फ़ोटोज़ में देखे थे और जो एक्सपेक्टेशन लेकर मैं आया था उतने पेड़ मुझे इस मतलब पार्क में दिख नहीं रहे। पिंक कलर के पेड़ तो बहुत है, जैसे ये देखो, पर आधे पत्ते पिंक है, आधे हरे हो रखे हैं। इस पेड़ के तो पूरे ही हरे हो रखे हैं, इस पेड़ के ही पूरे हरे हो रखे हैं। तो चेरी ब्लॉसम्स के ये पत्ते देखो झड़ चुके हैं भाई, क्योंकि हवा बहुत चली है, कल बारिश बहुत आई है, तो हाई विंड्स और हाई मतलब रेनफॉल की वजह से ये पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे वही केस लग रहा है कि ऑलरेडी झड़ना शुरू हो चुके थे,
और हम एक दिन लेट है हिसाब से देखा जाए तो। उधर देखो थोड़े बहुत है, कुछ कुछ गोल्डन हो रखे है, पर प्रॉपर वो पिंक वाला जो है ना वो उधर तो दिख रहा है। एक पेड़ वो रहा, वहाँ चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। चलो देखो यहाँ भी जानवर छाप रखे हैं इन्होंने, और सब लोग मस्त पेड़ों के नीचे बैठ के अपना पिकनिक मना रहे हैं। ये देखो जैसे ये पेड़ है भाई ऑलमोस्ट झड़ चुका है, थोड़े बहुत पत्ते हैं और थोड़े थोड़े पिंक मतलब दिख रहे हैं। तो भाई एक यही लौता स्पॉट बचा है जहाँ पे 2 पेड़ है जिसमें प्रॉपर चेरी ब्लॉसम्स के दिख रहे हैं, लाइट पिंक कलर के, और यहीं पे सब लोग देखो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी पूरे पार्क में से झड़ चुके हैं। ज़मीन पे भी देखो कि काफ़ी सारे पत्ते हैं यहाँ पे, बट इधर पेड़ में भी काफ़ी हद तक दिख जाएंगे आपको। तो चलो यहीं 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी देर बैठ जाएंगे पार्क में। चलो जी भाई, फ़ोटोज़ वगैरह जो जो लेनी थी ले लिया यहीं पे ही। एक ये स्पॉट बना था यहाँ पर और एक इसके आगे बना था बस, तो 2 ही पेड़ है भाई यहाँ। तो फ़िलहाल यही सिचुएशन है, 1-2 जगह और ट्राई करते हैं, अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो फ़ोटोज़ तो हो ही गई है अपनी। ये मैप है भाई पूरे पार्क का। हम इस वक्त इस पॉइंट पे है और यहीं पे है एक होकाइडो श्राइन, और ये बाकी हाइकिंग ट्रेल वगैरह है। एक मारियामा माउंटेन है, उसका समिट भी मतलब ऊपर जा सकते हो आप ट्रैकिंग करके। ये ज़ू है। तो अभी हमें ये श्राइन ढूंढनी है, श्राइन का रास्ता कहाँ से। ये देखो भाई कुछ कुछ मतलब पेड़ों में अभी भी थोड़े थोड़े पिंक फ्लावर आपको दिखेंगे, बाकी हरे पत्ते ही है ज़्यादातर। तो ऑलमोस्ट मतलब झड़ चुके हैं सारे के सारे। मेरे को लग रहा है ये बस तेज़ हवा जो चली है ना तूफ़ान की, उसी की वजह से ये झड़े हैं सारे के सारे, वरना तो कोई दिक्कत नहीं थी। और देख रहे हो भाई कितने लोग कैंपिंग कर रहे हैं भाई, कितने लोग, मतलब बड़े बड़े ग्रुप में 20-20 30-30 लोगों के ग्रुप में। अपने घर से लोग बियर लाए हुए हैं, अपना खाना लाए हुए हैं। लाइव कुकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, बारबेक्यू वगैरह करना, लेकिन वैसे आप अपना खाना वाना ला के यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हो मस्त। भाई साहब पेड़ देखना, ये ऐसा लग रहा है कितना बुढ़ा हो चुका है ना, मोटे मोटे से वो बने हुए। ये देखो पत्ते तो पूरे ही झड़ चुके हैं, बस हरे ही पत्ते दिख रहे हैं हर जगह, बाकी सब तो झड़ ही चुका है। बट लोग फिर भी काफ़ी है भाई। अब हमारा भी अगर घर होता है यहाँ पे तो भाई कुछ बना के लाते, आलू के परांठे, पूरी, आलू मेथी सब्जी वगैरह टाइप, समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो मिल रहा है सारा भाई, पता नहीं क्या क्या बीफ वगैरह, तो वो सब तो नहीं खाया जाएगा। तो पार्क के अंदर से ही भाई ये ट्रेल सी जा रही है उस श्राइन के लिए। मेरे ख्याल वो सामने जहाँ लोग जा रहे उतर रहे हैं ना, उधर ही होगा रास्ता शायद। ये है भाई देखो श्राइन का बाहर वाला गेट। इस तरह से जितने भी आप जापान में जाओगे इस तरह की जगहों पे, ऐसे ही आपको गेट्स देखने को मिलेंगे। इनकी शेप थोड़ी थोड़ी पाई की तरह लगती है। बाकी खाने पीने की तो भाई दुकानें इधर भी बनी हुई है ये काफ़ी सारी, बट अपने लायक कुछ मिल नहीं रहा भाई खाने का यहाँ पे, इसलिए सब चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाली है श्राइन मेरे ख्याल 50-60 मीटर, और ज़ू जो है वो इस तरफ है। क्या क्या भाई, बियर लगा हुआ हाथी है और जिराफ है। अब इसकी पता नहीं टिकट है कि क्या सीन है, फ्री तो मेरे को लग नहीं रहा होगा वैसे, पर चलो अभी फ़िलहाल श्राइन के लिए चलते हैं। एक और गेट आ गया भाई वैसा, और इसी के अंदर जाके वो रही सामने श्राइन मेन जो है। चलो आओ अंदर से देखते हैं भाई। मतलब यहाँ पे देखो कितना ट्रस्ट करते हैं लोग। 100 येन का है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, लेकिन कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। अपना लो, इसमें पैसे डालो खुद से और उठा के ले जाओ। ये 300 येन का है, ये 100 येन का है। तो ये मेरे ख्याल कुछ तो विशेज़ वाला होता है, गुड लक का, तो ये डाल अंदर बांधना होता है या डालना होता है, तो यहाँ से आप लेके चढ़ा सकते हो। जैसे ये देखो, ये लोगों ने पर्चियाँ जो है यहाँ पे टांग रखी है, तो ये विशेज़ की होती है शायद से, गुड लक या विशेज़ की। तो वो यहाँ से ख़रीदते हैं, खुद ही पैसे डालते हैं और यहाँ पे फिर बांध के चले जाते हैं। जैसे अपने इंडिया में धागे बांधते हैं ना मंदिरों में, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कुछ यहाँ जापान में। ये श्राइन ना भाई 1869 में बनाई गई थी, और जो शिंटो रिलीजन है ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से श्राइन है ये। अभी तो फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया गर्मियों का सीज़न चल रहा है, हालांकि गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बट जब प्रॉपर भाई सर्दी का सीज़न आता है ना यहाँ पे अक्टूबर नवंबर, उस वक्त भाई ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढका होता है और स्नोफॉल भी होती रहती है। जी हाँ भाई, सपोरो में स्नोफॉल होती है और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा गिरती है। बाकी यहाँ पे काइंड ऑफ मेले की तरह लगा हुआ है, काफ़ी खाने की चीज़ें आपको देखो जगह जगह पे मिल जाएगी। ये क्या भाई, स्ट्रॉबेरी का है कुछ तो, विप क्रीम और स्ट्रॉबेरी, और इसके अलावा भी काफ़ी है। मतलब लाइन से पूरी रोड पे दोनों तरफ स्टॉल ही स्टॉल है। इस तरह से चीज़ें ख़रीदने की भी दुकानें बनी हुई है, जैसे अपने इंडिया में मेले नहीं लगते काइंड ऑफ, वैसी वाइब है पूरी। पर खाने का वेजिटेरियन नहीं दिख रहा मुझे कई देर से, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब बढ़िया है। एक यहाँ भी है देखो, ये श्राइन, ये छोटी श्राइन है थोड़ी सी ये रही भाई। कुछ बर्थडे फॉर्च्यून का भी है यहाँ पे, मतलब अपना आप भविष्यवाणी देख सकते हो। तो वही
पेव कर दो और ले लो भाई। ये कोई तो कैफ़े या रेस्टोरेंट है, इसके लिए लाइन देखना कितनी लंबी लगी हुई है। सिर्फ कैफ़े के अंदर जाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए इतनी लंबी लाइन। टिकट काउंटर होता तब भी समझ आता भाई, खाने के लिए इतनी लंबी लाइन, ऐसा क्या मिल रहा है अंदर भाई साहब। क्रेजी यार। जापान में मैंने ये बहुत देखा है भाई, कुछ रेस्टोरेंट की चेन्स या फिर कुछ कैफ़ेज़ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में इतने फेमस हो जाते हैं और अगले दिन उसी के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती है सिर्फ एंट्री के लिए। लोग 2-2 घंटे वेट करते हैं सिर्फ वहाँ का खाना ट्राई करने के लिए। अलग ही क्रेज़ है ये तो। ये वैसे तो है भाई सारा स्ट्रीट फूड का एरिया, मतलब स्टॉल्स लगे हैं, बट प्राइजेज इनके बिल्कुल हाई एंड कैफ़े टाइप के ही है। मतलब वो जो कॉटन कैंडी मिलती है ना अपने वहाँ बूढ़ी के बाल 20-30 रुपए की, यहाँ पे देखो ये पैकेट है कितने 700 या 800 येन का। अच्छा 500 येन का ये वाला, मतलब इंडिया के मोटा मोटा आप लगा लो 300-350 रुपए की कॉटन कैंडी मिल रही है इधर। यहाँ पे भाई अपने को स्ट्रॉबेरी क्रैप मिल गए, मतलब पैनकेक टाइप का होता है ये, 700 के है और न्यूटेला डलवाने के 500 अलग से ले लिए भाई। 1200 का तो क्रैप है, इंडिया के लगभग 750-800 रुपये का। मैं बता रहा हूँ ना भाई, भले ये स्ट्रीट स्टॉल्स है बट पैसे इतने ज़्यादा है कि बड़े किसी रेस्टोरेंट कैफे में जाके खाओगे वही सेम रेट मैच कर रखे इन्होंने भाई। ये क्या, इन्होंने तो 2 बना के दे दिए 1200 में, मांगे तो मैंने एक ही थे। मुझे लग रहा है इन्होंने न्यूटेला अलग कर दिया, स्ट्रॉबेरी अलग कर दिया, इसलिए 1200 लिया है टोटल। हाँ अब समझ आया, वहाँ तो क्योंकि 700 ही लिखे थे भाई। पूरा पार्क घूम लिया, डस्टबिन नहीं मिल के दे रहा एक भी ये डालने के लिए। मिला भी तो क्या, एस्ट्रे मिली है, मतलब सिगरेट वालों के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे ये देखो, लेकिन डस्टबिन नहीं है। सब लोग अपना कूड़ा खुद ही कैरी करते हैं और घर जाके डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो हमें भी अब यही करना पड़ेगा लग रहा है भाई। जापान में ये अच्छी चीज़ है कि जितने भी टॉयलेट्स हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो पेट्रोल पंप के हो चाहे वो ऐसे पब्लिक पार्क्स में हो, फ्री बिल्कुल। लो भाई वापस से वही सेम मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, मेट्रो या सबवे जो भी है, और यहाँ से जा रहे हैं नीजो मार्केट। काफ़ी फेमस मार्केट है वो, तो 3-4 स्टेशन आगे जाना है, फिर 600-650 मीटर की वॉक है। तो ये तो है भाई, अगर आपके पास जापान में खुद की गाड़ी नहीं है ना या रेंट नहीं ले रखी तो आपको चलना बहुत पड़ेगा। कल भी हमारे 16-16.5 हज़ार स्टेप्स थे पूरे दिन में, आज अपने लग रहा है भाई 16-16.5 हज़ार स्टेप्स से तो ज़्यादा ही बनेगा। बहुत चलना पड़ता है, दिन में 8-9 किलोमीटर तो चल ही लेते हैं ना करते हुए। हर मेट्रो स्टेशन से जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट है 500-600 मीटर तो होता ही होता है। फिर अपने एयरबीएनबी से मेट्रो होता है, सबवे स्टेशन भी उतना ही है, तो इसलिए चलना बहुत पड़ेगा। ये चीज़ सोच के आना अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जापान घूमना चाहते हो, क्योंकि हर कोई भाई गाड़ी रेंट लेके एक्सप्लोर करना प्रेफर नहीं करता। तो भाई ये है बस सेंटर MAE, यहाँ पे उतरना है उस मार्केट के लिए, और ये है यहाँ की सबवे। ये सही लिखा है भाई, यहाँ पे इतने मीटर चलोगे इतनी कैलोरीज बर्न, जैसे 400 मीटर जाओगे आगे तो 17 कैलोरीज बर्न करोगे। यहाँ पे वही है, लोगों को इतना चलना पड़ता है इसलिए कोई मोटा होता ही नहीं है, मतलब बहुत रेयर चांस है कि कोई मोटा दिख जाए आपको। भाई बाहर निकलते ही ये आ गया यहाँ का सपोरो का टीवी टावर, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई है। ये देखो 1957 में बनाया गया था और 147 मीटर की हाइट है इसकी, ये देख लो। और यहाँ पे लोग भी है अंदर, ये दिख रहा है आपको। तो मैंने बताया था ना टिकट लेके जा सकते हो आप। एक छतरी हम इंडिया से लेकर आए थे, एक यहीं पे ख़रीद ली, इंडिया में ली थी ये 100-150 रुपये की, और यहाँ पे जो मिली है भाई कितने की, 1000 येन की, यानी इंडिया के लगभग 600 रुपये की। तो बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में। इंडिया से लेकर ही आना छतरी अगर आपको पता है कि बारिश का सीज़न है या स्नोफॉल का सीज़न है। अब यहाँ से क्योंकि 600 मीटर और चलना है भाई पैदल नीजो मार्केट के लिए। भाई पहुंच ही गए सामने, और यहाँ पे भी देखो वो स्ट्रीट वाली मार्केट लगी हुई है खाने की, पर वो ये हमारे लायक कुछ मिलेगा नहीं है। देखो ये सब कुछ है, तो हम तो बस वैसी मार्केट देखने आए हैं। अच्छा एरिया है, मतलब थोड़ा बढ़िया सा फील आ रहा है। ये नॉन वेज का ही मार्केट है, वो देखो शायद नॉन वेज है, क्या है ये, हाँ नॉन वेज ही लग रहा है मुझे तो। ये हो सकता है कोई फ्रूट वगैरह हो, कह नहीं सकते। और ये भाई देखो इस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है यहाँ पे सारी। चलो जी ग्रीन लाइट हो गई है, लेट्स गो आगे जाते हैं, नीजो मार्केट आ जाएगी। सी फूड का है, अच्छा ये देखो केकड़े वेकड़े सब मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये भी सब सी फूड ही है, सुशी भी मिल रही है शायद, मछली है ये देखो। तो भाई एक्चुअल में जो मार्केट है ना नीजो मार्केट, ये एक सी फूड की मार्केट है, और जो मैं आपको दूसरी मार्केट बता रहा था वो थोड़ी सी आगे है यहाँ से जाके। तो यहाँ भी अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो आ सकते हो। जस्ट देखो ये जो टीवी वाला टावर है इसी के नीचे ही है यहाँ पर, और सामने भी देखो इस तरह का
स्टॉल लगे हुए हैं। तो जो मैं आपको मार्केट बताता हूँ उसका नाम है तानुकीकोजी। यहाँ से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे पैदल। भाई 400 मीटर नहीं है, वो दूसरी एंट्रेंस है 400 मीटर। ये सामने है नीजो मार्केट जो मैंने आपको दिखाई, इसी के जस्ट सामने ये रही वो तानुकीकोजो जो भी था नाम इसका। यहाँ लिखा भी है तानुकीकोजी, मतलब जापानीज में लिखा, मैंने ट्रांसलेट करके देखा। तो ये इस तरह की मार्केट है, जैसे कहाँ पे थी, इटली में थी शायद, मिलान में ना। तो ऊपर से ऐसे कवर्ड होती है डोम शेप में और नीचे एक तरह से ओपन मार्केट होती है। तो काफ़ी फेमस है ये कॉन्सेप्ट यूरोप में ना। इसी तरह से आपको यहाँ जापान में भी दिख जाएगी। तो देखते हैं कुछ सोविनियर वगैरह फ्रिज मैग्नेट मिल जाए सपोरो के तो यहीं से ले लूँगा, वरना तो फिर आगे देखेंगे कहीं। चलो भाई हो जा ग्रीन बत्ती। ये देखो भाई सी फूड ही सी फूड मिल रहा है हर जगह, बहुत सारा सी फूड, हर जगह सी फूड की ही दुकानें हैं। मतलब जिनको खाने का शौक है सी फूड उनके लिए तो जन्नत है भाई सपोरो, मज़ा ही आ जाएगा। सबसे बेस्ट लगता है मुझे भाई, वॉशरूम की कमी नहीं है, जहाँ चले जाओ वॉशरूम ही वॉशरूम। ये देखो, और वो भी फ्री जैसे कि मैंने बताया था। और ये रही जस्ट सामने मार्केट। तो अंदर चलेंगे, इसी के दूसरी तरफ से निकलेंगे और फिर एक और मार्केट आएगी ऐसी सामने। तो ये है मेरे को लग रहा है 300-400 मीटर का वो। फर्स्ट वाली मार्केट थी भाई वो सामने जहाँ से हमने एंट्री ली थी, और अब हम घुस गए हैं मार्केट नंबर 2 में। तो बेसिकली वही है भाई, इस तरह की शॉपिंग के लिए आपको जगह मिल जाएगी, कपड़े जूते चप्पल ये सब मिल रहे हैं। ये देखो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक स्टोर है और इधर कुछ रेस्टोरेंट्स है ये रे। तो ऐसे ही है, मतलब खाने पीने से रिलेटेड और शॉपिंग से रिलेटेड है। यहाँ मेरे ख्याल से फ्रिज मैग्नेट मिल जाएंगे, देखते हैं अगर है कि नहीं इनके पास। ये रे भाई, तो ये मिल गया फ्रिज मैग्नेट अपने को, 500 येन का है। नीचे भी है ये रहा सपोरो वाला, और ये भी अच्छा लग रहा है। तो इनमें से एक ले लेते हैं भाई, कोई वुडन मैग्नेट है। ओ यहाँ भी है भाई, ये तो सब जापानीज में ही लिखा हुआ है देखो। इंडियन रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से ना भाई, जो शुरू में दिल्ली लिखा हुआ था एक जगह, वो शायद इंडियन रेस्टोरेंट ही था। उसके अलावा तो मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा दिखा नहीं कि जहाँ पे अपना इंडियन कुजीन मिल जाए। सारा वही है चाइनीज़ जापानीज टाइप का खाना। ये देखो भाई, कैप्सूल टॉय स्टोर का डेडिकेटेड दुकान है यहाँ पे प्रॉपर। इस तरह के गोल गोल सी बॉल होती है जिसके अंदर से आपके टॉयज़ निकलते हैं। ये बहुत कल्चर है भाई यहाँ जापान में ना, जगह जगह पे आपको इस तरह की मशीन्स मिल जाएगी। अपना पैसे डालो और बॉल निकाल लो, फिर उसके अंदर से आपकी किस्मत है शायद क्या निकलता है। फिर कपड़ों का तो कुछ ज़्यादा ही है, बट भाई बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब अपने पालिका बाज़ार में इस तरह की टी शर्टें मेरे को लग रहा है 100 150 रुपये मिल जाती है। यहाँ सेल में भी 500 येन है, यानी इंडिया के 300 रुपये की। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे कपड़ों के मामले में। वैसे डिज़ाइंस वगैरह अच्छे हैं थोड़े, बट स्टफ़ इतना बढ़िया नहीं लग रहा मुझे। सेकंड ख़त्म हो गई मार्केट भाई, थर्ड मार्केट शुरू हो गई है। 3 लाइन है, अब आगे और कितनी है पता नहीं, पर यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। जैसे ये ABC मार्ट है, 7-Eleven तो मिल ही जाएगा। तो मेनली यही है भाई शॉपिंग की। इसका भी एक चक्कर मार के फिर चलते आगे यहाँ से बियर म्यूजियम की तरफ, वहाँ आएगा मज़ा थोड़ा। तो जब मैं एम्स्टर्डम गया था ना, वहाँ पे हेनिकेन की शायद से बियर फैक्ट्री थी, या जिसे ब्रूरी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है भाई सपोरो की बियर बहुत फेमस है जापान में, जिसका नाम ही है सपोरो बियर। तो उन्हीं की यहाँ पे एक तरह से फैक्ट्री या म्यूजियम है, जिसकी एंट्री कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको बियर टेस्टिंग करनी है अंदर, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो चलते अंदर। हम तो मतलब पीते नहीं है भाई अल्कोहलिक ड्रिंक जितनी भी होती है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक बियर का अगर ऑप्शन होगा तो शायद से ले लेंगे, देखेंगे। बाकी जाने के लिए भाई बस लेनी है, कोई भी सबवे नहीं दिखा रहा है। यहाँ से बस स्टॉप आने वाला है, तो बस भी दिखाता हूँ आपको भाई जापान की कैसी होती है। अब सबवे और बस की टिकट में ना यही फ़र्क है, जैसे सबवे में तो आप टिकट पहले खरीदते हो मशीन से, तो चाहे 1000 का नोट डाल दो चाहे 500 का डाल दो, वो बाकी के चेंज दे देता है। लेकिन बस में सिस्टम ये नहीं होता, बस में टिकट नहीं खरीदनी होती। आप बस में चढ़ जाओ, तो चढ़ते टाइम या फिर उतरते टाइम वहाँ पर एक गले की तरह वो होता है, जैसे दान पात्र नहीं होता है मंदिरों में, उसी तरह से आपको बस अपना एग्जैक्ट फेयर वहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, थोड़े ज़्यादा है, मान लो बने आपके 210 और आपके पास है 250, तो वो पूरे 250 चले जाएंगे भाई, वापस नहीं मिलेगा वहाँ 40 का। तो इसलिए बस इसमें यही चैलेंज रहता है, या तो कार्ड हो आपके पास, या फिर भैया अपना एग्जैक्ट चेंज
लेके ही चढ़ना बस के अंदर। यहाँ से भाई 240 येन दिखा रहा है, तो मैंने तो एग्जैक्ट निकाल लिए। और ये भाई ओडोरी पार्क आ गया। यहाँ पे कोई भी चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ नहीं है, लेकिन सर्दियों में ना यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है पूरी, तो उस टाइम पे बर्फ़ के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल म्यूजिशियन जैसे वायलिन वगैरह बजा रहे हैं और नॉर्मल लोग घूम रहे हैं, फ्लावर्स वगैरह दिख जाएंगे थोड़े। और बस स्टॉप भाई मेरे ख्याल तो यही है, ये सिंबल लगे हैं, क्योंकि उस तरफ तो कोई भी बस का सिंबल नहीं है, यहीं पे है। देखो ये एयरपोर्ट के लिए भी जाती होगी यहाँ से शायद बस। और बस स्टॉप का नाम ये है भाई लिखा हुआ, क्योंकि ओडोरी पार्क है तो उसी के जस्ट बाहर ये ओडोरी के नाम से ही बस स्टॉप है। हमें लेनी है ये 88 नंबर बस। ये सब मैं गूगल मैप में देख देख के बता रहा हूँ आपको भाई। यहाँ भी मिल गई अपने को, तो यहाँ से चलेगी ओडोरी पार्क से। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद ये है सपोरो बियर गार्डन, 11वां स्टॉप, यहाँ उतरना है। और किराया जैसे कि मैंने बताया था, बड़ों का 240 येन, बच्चों का 120 येन। तो हमारे 2 लोगों के 480 येन बन गए। 480 का चेंज है अपने पास, गले में अंदर डाल देंगे और 11 मिनट में बस पहुंचा देगी। पर अभी 14-15 मिनट बाद आएगी बस, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ देखना क्या मस्त मस्त फूल से है भाई यहाँ पर, है ना। तो आप भी आ सकते हो भाई ओडोरी पार्क में, पर विंटर्स के टाइम आओगे तो ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा। यहाँ पे स्नो फेस्टिवल टाइप चलता रहता है। अभी तो फ़िलहाल इस तरह से देखो, थोड़ा सा ऐसा माहौल मिलेगा। और इसी के जस्ट सामने वो रहा भाई टीवी वाला टावर, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ। 1 मिनट में आने वाली है बस भाई। मुझे लग रहा है कोई भी बस ना यहाँ रुक नहीं रही थी, शायद कोई खड़ा नहीं था या हाथ नहीं दे रहा था, तो खड़े होके हाथ देना पड़ेगा तभी बस वाले रोकेंगे, वरना तो भाई ऐसे ही डायरेक्ट निकलते जा रहे हैं। और ये बस छूट गई तो फिर इसके बाद सीधा भाई 35 मिनट के बाद बस है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भाई आ गई 88 नंबर अपनी, खोलो तो खुल ही नहीं रही, अभी शायद उतरने वाले हैं इसलिए फिर खोलेंगे यहाँ पे ये वाले। तो भाई चढ़ते वक्त भी आप कार्ड टैप कर सकते हो, वैसे सारे लोग उतरते टाइम ही डाल रहे थे तो हम भी उतरते टाइम डालेंगे। इस तरह की बस होती है देखो भाई जापान में, स्पेशली सपोरो वाले एरिया में। पूरी सील्ड है, विंडो खुलती नहीं है क्योंकि अंदर से हीटेड है, मतलब अभी गर्मियाँ तो यहाँ मेरे को लग नहीं रहा पड़ती होगी कभी एसी की ज़रूरत, तो इसलिए अभी हीटर ही चला रखा है। 24 मिनट की राइड है भाई, 24 मिनट के बाद डायरेक्ट बियर म्यूजियम के बाहर उतारेगी है। भाई बातों में लगे रहे थे, अभी छूट जाता है ये स्टॉप। वैसे मेरे ख्याल लास्ट स्टॉप ही है, सब लोग यहीं उतर रहे हैं। और उतरते ही देखो भाई ये सामने तो ये रेड ब्रिक्स वाली बिल्डिंग है और इस तरह से बियर के बड़े बड़े बैरल रखे हुए हैं, मतलब असली नहीं, ऑब्वियसली खाली है ये। तो रास्ता देखते हैं भाई कहाँ से है, फ्री एंट्री है मेरे ख्याल। वो देखो सामने भी भाई इस तरह से, यहाँ पे भी है भाई देखो चेरी ब्लॉसम ना, ये वाला पेड़ में काफ़ी सारे उगे हुए हैं जस्ट बियर म्यूजियम के बाहर ही, पत्ते भी देखो कितने गिरे हैं। और इसकी जो भाई टाइमिंग्स है वो 6 बजे तक है और मंडे को क्लोज रहता है, तो मंडे मत आना शायद से, और 6 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे से पहले आना। वो लिखा है सामने सपोरो बियर म्यूजियम। लेट्स गो भाई, फ्री एंट्री जैसे कि मैंने बताया आपको। बिल्डिंग भी ना ये काफ़ी फेमस है, रेड ब्रिक्स जैसे बनी हुई है ना। इसकी हिस्ट्री भाई 1876 से है। अभी अंदर दिखाएंगे सारा, मैं आपको भी दिखाऊंगा जहाँ जहाँ अलाउड होगा शूट करना। और ये जो बिल्डिंग का वो है थोड़ा सा यूरोपियन आर्किटेक्चर है, रेड ब्रिक्स। तो चलो जी फटाफट, काफ़ी लोग आ रहे हैं भाई क्योंकि ऑब्वियसली एक तो फ्री है, बट अगर आपको बियर टेस्ट करनी है अंदर, मतलब ट्राई करनी है, पीनी है, तो उसके लिए पे करना पड़ता है। खाली वैसे आप पूरा घूम के फ्री में जा सकते हो। लॉकर भी बने हुए भाई, यहाँ पे आप अपना बैग वैग रख सकते हो। और अगर आपको गाइडेड टूर लेना है तो यहाँ से टिकट करवानी पड़ती है, और खुद जाना है तो फ्री में जा सकते हो। बाकी शायद गाइडेड टूर भी फ्री ही है, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद होते हैं वो, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो छोड़ो भाई, खुद से ही सेल्फ टूर ले लेंगे। लिफ्ट लगी हुई है भाई, 3rd फ्लोर पे जाना है फ्री टूर के लिए, देखो लिखा है भाई। सब कितना बड़ा सब वो है बीकर टाइप का, या जिसमें भी बनती है बियर, ओए कोई नीचे तक है पूरा। यूरोप के जो चर्च होते हैं ना उनमें इस तरह की विंडोज़ यूज़ होती है, रंगीन सी है देखो, यहाँ पे भी वैसी ही सेम टू सेम है। इस तरह की बियर बोतल होती थी भाई उस टाइम पे, कब 1877 में फर्स्ट डिलीवरी करी गई, बर्फ़ डाल के टोक्यो में सोल्ड हुई थी।
ऐसी बोतलों में। और ये जो सपोरो बियर थी ना, इनके लेबल्स है 1870 में इस तरह का लेबल हुआ करता था, फिर ऐसे चेंज होते गए होते गए होते गए, देखो टाइम के साथ कितने चेंज हुए भाई साहब। 1942 में ऐसा हुआ ब्लू कलर का, वो आगे देखो करते 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 1992 तक ऐसा था। जब मैं पैदा हुआ 1997 में, इन्होंने तब भी चेंज करा देखो। और अभी फिलहाल 2019 का ऐसा है लास्ट शायद से। प्राइस ऑफ अ बियर बोतल लिखा तो है नहीं प्राइस भाई, कहाँ है। एक तो इन्फॉर्मेशन भाई इन्होंने यहाँ पे जापानीज में लिखी हुई है, ये सब इंग्लिश में होना चाहिए था ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर देखो इस तरह से बनने लगी बियर बोतल्स। ये मेरे ख्याल से एडवर्टीजमेंट वाले पोस्टर्स है जो आज तक यूज हुए इस बियर की प्रमोशन के लिए। तो ये मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है पूरी, देखो फैक्ट्री का इस तरह से, कितनी बड़ी है भाई साहब। और यहाँ पे आप बटन दबा दबा के देख भी सकते हो जहाँ जहाँ लाइट जल रही है वो एरिया है। जैसे कि स्टीम इंजन रूम को आप दबाओगे तो इसमें पता चल जाएगा कहाँ है स्टीम इंजन रूम। ये देखो और ज़्यादा एडवांस होती गई बियर। 1908 में ऐसी बियर बोतल थी। ये भाई देखो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जिससे बियर बनती है, और आप इनको खोल के सूंघ भी सकते हो, अलग अलग चीज़ें। बाकी ये सपोरो सिटी है, 1988 में कुछ इस तरह से दिखती थी और 2011 में कुछ इस तरह से। ये देखो तो भाई यहाँ मेन्यू लगा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था अगर आपको बियर पीनी है तो मतलब उसके पे करने पड़ेंगे। तो ये सपोरो ड्राफ्ट बियर है 450 येन की, 240 ml। फिर क्लासिक है और भी है, तो हम ट्राई करने का सोच रहे हैं सपोरो प्रीमियम अल्कोहल फ्री, मतलब ये नॉन अल्कोहलिक वाली बियर है। ये देखो तो टेस्ट होगा बियर जैसा ही, बट अल्कोहल नहीं होगा इसके अंदर। और ये है भी सस्ती, 350 ml 200 येन में है खाली। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक भी है, एप्पल जूस वगैरह। पर चलो आए हैं तो यहाँ पे यही ट्राई करते हैं। वैसे भी अल्कोहल नहीं है इसमें, लिखा भी है ना 0% अल्कोहल। जो एम्स्टरडैम वाला था ना भाई, ये पूरा एक्सपीरियंस हेनिकन का, वो ज़्यादा बेटर था। एक तो वो पेड था ऑब्वियसली, और उसमें ना आपसे बियर बनवा के भी देखते हैं, मतलब वहाँ सारे स्टेप होते हैं कि बियर कैसे बनती है, वो आप खुद भी बना सकते हो। फिर अपनी बोतल भी खुद की कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो वाला आप ब्लॉग देखना मेरे एम्स्टरडैम वाला, वो बहुत बेटर एक्सपीरियंस था। बट फ्री के हिसाब से भाई ठीक है, ये भी ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ करने का, वो अलग बात है। बाकी ये है ब्रांड भाई सपोरो बियर, मतलब स्टार का लोगो है इनका, और काफ़ी फेमस है जापान में। ये लाइन लगी हुई है बियर खरीदने के लिए, देख लो। ये वेंडिंग मशीन है भाई, इससे खरीदनी है टिकट, फिर आगे जाके अपने को वहाँ से बियर कलेक्ट करनी है। ये टिकट निकल गई है 200 येन की, नॉन अल्कोहलिक। तो भाई नॉन अल्कोहलिक वाली तो इन्होंने कैन पकड़ा दी और साथ में गिलास है कि खुद डाल लो। इस तरह से देखो लिखा है 0.0% अल्कोहल। चलो भाई ट्राई करते हैं जरा। अरे है तो भाई इतनी कड़वी है, जाग जाग भी कड़वा है इसका, ड्रिंक भी कड़वी है। पता नहीं कैसे पी लेते हैं लोग शौक से बियर, मतलब इसका टेस्ट पूरा रियल बियर वाला ही है, बस अल्कोहल 0% है, तो कोई भी नशा नहीं है इसमें एक तरह से। बट पता नहीं भाई कैसे पीते हैं लोग, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा टेस्ट, कड़वा। मेरे को लग रहा है लोग सिर्फ नशे की वजह से पीते हैं, टेस्ट तो किसी को पसंद नहीं आता होगा। आप में से जो लोग पीते हैं जरा कमेंट्स में बताना क्यों पीते हैं लोग बियर, टेस्ट की वजह से या खाली नशे के लिए। लोग भाई 3-3 गिलास के कोम्बो खरीद के पी रहे हैं अल्कोहल वाले, पता नहीं भाई, मेरे से तो 2 सिप पी गई बस, ऐसी के ऐसी रखे आया मैं तो। बाकी थी इतनी महंगी नहीं, 200 येन मतलब इंडिया के 120-30 रुपये हुए। तो करना चाहो कर लेना ट्राई भाई, क्योंकि ये फ्रेश बनती है मेरे ख्याल फैक्ट्री में, और यहीं से दे रहे हैं आपको। तो भाई अब चला जाए यहाँ से ओटारू सिटी, जहाँ की मैंने आपको बताया था कैनाल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब ऐसे जैसे वेनिस में नहीं चलती, बीच में सिटी के बीच में से ऐसे नदी सी निकलती है और उसमें बोट्स वगैरह चलती है। तो वो वहाँ जाने के लिए भाई हमें यहाँ से सबसे पहले तो एक सबवे लेनी पड़ेगी सपोरो स्टेशन तक की, फिर सपोरो स्टेशन से रैपिड वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी, जिससे हम कल आए भी थे एयरपोर्ट से यहाँ तक। तो लगभग हम 1 घंटे में यहाँ से उस सिटी में पहुँच जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। टोटल पैसे कितने लगते हैं वो आपको बताऊंगा। और सपोरो सिटी में बीच सपोरो स्टेशन के वहाँ पे रुकना भी है, क्योंकि अपने को सिम कार्ड लेनी है। यहाँ से भाई टिकट लेनी है 210 येन की है, तो 2 लोगों की 420 येन की। तो ये मशीन लगी है, इसमें सिक्के डालते रहो, अपने आप गिनते जाएगी मशीन। हमें लेनी है ये वाली लाइन, नम्बोकू लाइन असाबू के लिए। तो गूगल मैप की मदद से सब कुछ देख देख के कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आए अभी हम BIC कैमरा। ये बेसिकली बहुत बड़ा स्टोर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलता है, और इन्हीं के पास सिम कार्ड भी है, ऐसा गूगल पे लिखा है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं और सिम कार्ड फाइनली परचेज करें जापान में। तो ये आ गया भाई BIC स्टोर, 2 फ्लोर है, 5th और 6th फ्लोर पे। अब किस पे सिम मिलेगी वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। और ओसाका में जो इनका स्टोर है ना, वो वाले का मैं आपको टूर दूंगा, यहाँ पे तो अभी टाइम नहीं है फिलहाल।
यहाँ से तो खाली सिम कार्ड लेते हैं और निकलते हैं। ये मिल गए भाई अपने को सिम कार्ड सारे के सारे। ये तो लिमिटेड डेटा, ये है अनलिमिटेड वाला ना, 7 दिन 5 दिन 14 दिन, 14 दिन नहीं भाई 21 दिन वाला चाहिए। तो भाई ये ले रहा हूँ मैं 30 दिन का, 50 GB डेटा मिलेगा अपने को। 50 GB मेरे ख्याल तो ख़त्म होने नहीं वाला। और ये पड़ रहा है अपने को टैक्स हटा के 4528 येन का, इंडिया के लगभग 3000 से कम में थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या सीन होता है, इस तरह से ये निकाल के आप काउंटर पे ले जाओ, फिर वो आपको रियल सिम दे देंगे। ये मतलब एक तरह से बस पैम्पलेट है, इसको दे के पेमेंट करके फिर आपको सिम लेनी है। टैक्स रिफंड के लिए ना मेरे ख्याल से कुछ मिनिमम परचेज अमाउंट होता है, तो इसमें हमें टैक्स रिफंड मिला नहीं। ये सिम मिल गई है, इसी के अंदर सिम इजेक्शन ट्रे वो भी है पिन, तो अपना डाल के सिम एक्टिवेट कर लेते हैं ज़रा। तो अभी हम आए थे भाई सबवे लाइन से, अब हमें लेनी है यहाँ से JR लाइन, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली ट्रेन है ना इनकी रैपिड वाली, तो वो लेनी है। ओटारू सिटी तक जाती है वो डायरेक्ट, जहाँ हमें जाना है। ये बोर्ड आ गया भाई JR लाइन का। टिकट की मशीनें कहाँ, बस वो देखनी है और फिर उसके बाद एंटर कर जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना जापान में, बट 1-2 दिन रह के यूज़ करोगे ना तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको फिर आसान लगने लगेगी चीज़ें। स्पेशली मतलब सेम जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो है ना, अलग अलग लाइन, जो नया बंदा है वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, पर जो रोज़ ट्रैवल करते हैं उनके लिए इजी होता है कौन सी येलो लाइन में जाना है, किसको कौन से में जाना है, समझ रहे हो। तो ये लग रही है भाई मशीन, यहाँ से वापस से टिकट निकाल लेते हैं। वो भाई सबवे लाइन की टिकट काउंटर थे, हमें तो JR की लेनी है ना, तो वहीं आगे जा रहे हैं थोड़ा सा और। तो ये लिखा आ गया भाई JR लाइन फॉर एयरपोर्ट या फिर ओटारू। तो एयरपोर्ट नहीं जाना, हमें ओटारू जाना है। बहुत चलना पड़ा भाई, बट फाइनली टिकट काउंटर्स में ले गए भाई। टिकट मिल गई है, 800 येन की है, इस तरह से मतलब इंडिया के 500 रुपये। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है हमें, 3 और 4 प्लेटफॉर्म के लिए ऊपर जाना है। 5:11 की है भाई ट्रेन और 50 मिनट लेगी, तो मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो 6 बज जाएंगे। और सनसेट का टाइम भी यहाँ पे 6 सवा 6 बजे का ही है गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों में तो जल्दी हो जाता होगा। तो थोड़ा अंधेरे में ही पहुँचेंगे, बट अंधेरे में जाने का रीज़न भी यही है कि वहाँ की जो कैनाल वगैरह है ना, वो भाई लाइट्स वाइट्स जब ऑन हो जाती है उस वक्त ज़्यादा सुंदर दिखती है एज़ कम्पेयर टू दिन में। तो आपकी चॉइस है, दिन में जाना चाहो दिन में चले जाना, बट हम थोड़ा सा अंधेरा होने के टाइम पे पहुंचेंगे। ये ट्रेन है अपनी 5:11 पे आएगी, रैपिड एयरपोर्ट 131 वाली, मतलब नाम है इसका 131। भाई ट्रेन का इंजन देखना, यहाँ पे पिंक कलर का है, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। डब्बे है सिल्वर या ग्रे कलर के थोड़े, और अपनी ट्रेन आने ही वाली है भाई, 3-4 मिनट दिखा रहा है। पूरी फुल भरी हुई आई है भाई ये ट्रेन तो, पर अब यहाँ पे शायद से खाली हो जाएगी और फिर फर्स्ट स्टॉप ही है अपना ये चढ़ने का। तो हमारी नॉन रिजर्व वाली टिकट है, मतलब कि कोई भी सीट अलॉट नहीं है। अगर सीट मिल गई तो बैठ सकते हैं, वरना नहीं। चलो भाई मिल गई सीट, अब बैठे बैठे जाएंगे आराम से ज़रा। लो जी लो, अपना स्टेशन आ चुका है। बड़ा ही भाई सुंदर सा टाउन लग रहा है, और रास्ता तो और ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब बीच में पूरा जो समुद्र वाला व्यू आपने देखा, ओए होए मज़ा सा आ गया। ऐसा लग रहा था भाई किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी शिप में जा रहा हूँ मैं, ऐसा नज़ारा था बाहर। चलो जी ट्रेन भी गई अपनी, और मुझे लग रहा है भाई 6 बजे नहीं 6:30 तक अंधेरा होगा, क्योंकि अभी 5:45 हो रहे हैं। और उधर की तरफ देखोगे तो सूरज निकला पड़ा है इस चट्टान के पीछे। भाई ये शहर तो और खाली खाली सा है, यहाँ तो मेरे ख्याल बस लोग घूमने आए हुए वही है, लोकल लोग तो बहुत कम ही दिखेंगे इस जगह पे। हो भाई। तो सबसे पहले उतरते ही अभी हम जा रहे हैं, एक स्टीम क्लॉक है रास्ते में। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ना ऐसी 6 ही एक्टिव स्टीम क्लॉक है, और उनमें से एक यहाँ है ओटारू सिटी में। तो मैंने कहा आए तो देखना भी चाहिए। और सबसे मेन बात भाई, हर 1 घंटे में ना उसकी घंटी बजती है स्टीम क्लॉक में, और ऐसे स्टीम निकलती है। तो 5 बजे बजेगी, 6 बजे, मतलब 5 बजे वाली तो ऑलरेडी बज चुकी है, अब 6 बजे बजेगी। और हमारे पास है केवल 5 मिनट, ये देखो। तो फटाफट भाग के जा रहे हैं, 500 मीटर की वॉक है। और अगर ये मिस हो गई तो फिर 7 बजे बजेगी। अब 7 बजे तक तो कौन नहीं रुकेगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये 6 बजे वाली देख ले। भाई घर तो बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं, छोटे छोटे। हाई वाली बिल्डिंग तो है ही नहीं ज़्यादा फ्लोर की, सब 1-1, 2-2, 3-3 फ्लोर के घर दिख रहे हैं मुझे आसपास। देखो गाड़ियाँ भी लोग छोटी छोटी सी रखते हैं डब्बे वाली। भाई साहब लेफ्ट मुड़ते ही देखना कितनी भीड़ दिख रही है सामने। ये सब लोग क्लॉक टावर कोई देखने आए हुए होंगे अब यहाँ पे। यहाँ तो भाई क्रिसमस वाली वाइब्स आ रही है, अलग ही क्रिसमस और न्यू ईयर है अभी बहुत दूर। ये देखो
पेड़ों पे लाइटें वाइटें लगा रखी, मैंने बताया ना रात के टाइम ज़्यादा सुंदर लगता है ये। अभी अच्छे से दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल के लिए 6 बजने वाले हैं, पहले उसमें ये है भाई। तो देखो ये है, सब लोग यहीं खड़े हैं फ़ोन रेडी लेके अपने, ताकि जैसी स्टीम निकले उस टाइम पे एकदम से रिकॉर्डिंग कर ले। तो ये है भाई, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और स्टीम दिख नहीं रही अभी, लेकिन जब घंटी बजेगी तब निकलेगी इसमें से स्टीम। तो ये स्टीम से चल रही है घड़ी। मैंने बताया ना पूरी दुनिया में 6 ही घड़ियाँ ऐसी अभी जो चल रही है स्टीम से, उनमें से एक सोचो यहाँ पे है जापान के एक छोटे से शहर में। तो अभी फ़िलहाल 5 मिनट है, चलो रिलैक्स करते हैं। इस एंगल से दिख रही है भाई, देखो थोड़ी थोड़ी स्टीम, ये देखो है ना, तो ये निकल रही भाई। अभी जब घंटी बजेगी तब तो बहुत ज़्यादा निकलेगी स्टीम। 3 मिनट रह के बस। इसी क्लॉक के नीचे ना, ज़मीन के नीचे एक मतलब स्टीम वो बना हुआ है जिसमें से स्टीम ऐसे निकलती है और घड़ी में आती है। और ऐसा कह रहे हैं कि मतलब ये हाइब्रिड है। वो बच गई भाई। तो टोटल भाई 5 बार होती है और हो गई है कंप्लीट, देख सकते हो आप। जस्ट ऑपोजिट रोड पे एक और क्लॉक है भाई, वो देखो वहाँ पे भी बजेगी अभी। ये घंटिया सी है ना, मेरे ख्याल इससे थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट बजती है। अरे ये फिर बज पड़ी भाई, ये क्या चक्कर है? ओ मस्त भाई, अब बजे है 6 पूरे करेक्ट। लो भाई 2 मिनट बाद वो बज पड़ी। आई होप आवाज़ आ रही होगी। उसकी थोड़ी सी अलग है, बस वो घंटियों की आवाज़ है। और भाई गूगल पे ऐसा लिखा है कि हर 15 मिनट में भी विसल करती है ये, और हर 1 घंटे में लार्जर वाला करती है। मतलब जो अभी आपने देखा वो हर 1 घंटे वाला है, वैसे 15 मिनट बाद भी फिर से ये करेगी, पर थोड़ी लो इंटेंसिटी के साथ। तो चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से केनाल की तरफ। वैसे हमने उल्टा रूट लिया है, ज़्यादातर लोग जो है वो ओटारू स्टेशन में उतरते हैं, फिर केनाल घूमते हैं और फिर पैदल पैदल चलते हुए यहाँ स्टीम क्लॉक तक आते हैं, और फिर जिस हम स्टेशन पे उतरे हैं उससे चढ़ के वापस चले जाते हैं। बट हमने उल्टा लिया क्योंकि टाइम का वो था, क्लॉक बजने वाली थी, तो हम एक स्टेशन पहले ही उतर गए और स्टीम क्लॉक देख ली। अब इसके बाद पैदल पैदल चलेंगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से, और वो कैनाल देखेंगे। देन फिर ओटारू स्टेशन में बैठ के अपने एयरबीएनबी की तरफ वापस निकल जाएंगे सपोरो में। यहीं पे एक कैफ़े है, वॉफल दिखा रहा है वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो बैठ के ज़रा ट्राई करे जाए। इस टाउन की ना भाई चीज़ केक बहुत फेमस है, तो जगह जगह पे सैंपल दे रहे हैं खाने के लिए। तो ये बिस्किट काफ़ी पसंद आए हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं इनमें से। देखो भाई कितनी आइटम है यहाँ पर। आइसक्रीम भी है, ये देखो आइसक्रीम है या पता नहीं क्या चीज़ है, बट बनी शायद से चीज़ से ही है। कैफ़े तो बंद हो गया भाई 5:30 बजे, चलो कहीं और खा लेंगे आगे। और ये पूरी जो भी स्टोर है ना भाई, ये सब आइटम यहाँ पे चीज़ से ही बनी हुई है, तो बहुत फेमस है यहाँ। देखो अलग अलग तरह के हैं, महंगे काफ़ी। जैसे वो बिस्किट भाई 2000 येन का था ये वाला, तो ये चीज़ है देखो जो यहाँ की फेमस है भाई। ऑल्सो भाई ये टाउन ना अपने सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है। रास्ता देखा होगा आपने। अरे ये क्या भाई, शार्क है ये? कोई तो मछली है भाई, सब देखो ना शार्क ही लग रही है। नहीं, टूना है, जापान प्रीमियम टूना। ये देखो ना कितने तरह के सी फूड है भाई, एक नंबर। और फ्रूट्स वगैरह ही मिल रहे हैं, जूसेस भी मिल रहे हैं, मस्त है ना एकदम। ऑल्सो भाई 1-2 इंडियन रेस्टोरेंट भी है इस जगह पे। मतलब इंडियन रेस्टोरेंट तो मिल ही जाते हैं, छोटे से छोटा शहर क्यों ना हो दुनिया के कोने में। तो वहीं जा रहे हैं, खाया भी नहीं हुआ सुबह से, तो एक बार प्रॉपर मील हो जाएगी। और अभी अंधेरा होने में मुझे लग रहा है 20-25 मिनट और लगेंगे, तो हमें वो कैनाल तो वैसे भी अंधेरे में ही देखनी है प्रॉपर। तो पहले खाना खा लेते हैं आराम से। जापान में ना लगभग हर जगह आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। जिस ट्रेन में आए वो भी पूरा फुल ट्रेन में वाईफाई था। यहाँ भी आप देखोगे फ्री वाईफाई स्ट्रीट, इस पूरी स्ट्रीट पे फ्री वाईफाई है। तो वैसे तो टेक्निकली सिम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी हमने ले ली भाई। और आसमान देखो क्या मस्त भाई, 6:15 हो रहे हैं, अभी तक सनसेट नहीं हुआ प्रॉपर, फुल रोशनी निकली पड़ी है। गर्मियों का मौसम है ना ये, मई जून वाला। वैसे आओगे आप तो यहाँ पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। देखो लॉसन भाई यहाँ पर भी है, मतलब पूरे जापान में भरे पड़े हैं। 7-Eleven, लॉसन, फैमिली मार्ट, ये मिल गया भाई। रेस्टोरेंट नाम है सेंचुरी सूप करी। ये मतलब
पाली रेस्टोरेंट है जहाँ तक मैंने पढ़ा था, बट इनके पास सब्जियाँ और नान वगैरह तो है, तो खा लेते हैं भाई, मस्त एकदम। तो भाई वेज में देखो आलू पालक है, कढ़ाई पनीर है, शाही पनीर है, आलू भिंडी फ्राई, चना मसाला। ये आ गई है भाई अपनी कढ़ाई पनीर और साथ में बटर नान। नेपाली रेस्टोरेंट है तो टेस्ट तो इंडिया जैसे ही होगा, बढ़िया। लगभग भाई 3000 येन का बिल आया। 2 सब्जियां ली थी हमने अलग अलग, क्योंकि एक सब्जी की क्वांटिटी बहुत कम थी जो एक ही बंदा खा पाएगा, और 2 बटर नान लिए थे, एक स्टीम राइस लिया था और एक प्याज का सलाद लिया था। उसके तो शायद पैसे नहीं लगाए होंगे, तो मोटा मोटा देखोगे आप 2000 रुपये से भी कम में अपना 2 लोगों का काम हो गया इंडिया के 2000 रुपये से। तो एक टाइम का इंडियन खाना भाई इतने का तो पड़ ही जाता है। टोक्यो जैसे शहर में खाओगे तो अराउंड 500-600 रुपये और महंगा पड़ेगा यही सब। और करेक्ट 7 बजे भाई पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, गुप आप देख सकते हो। हालांकि आसमान तो नीला नीला सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी हो, पर वैसे अंधेरा हो गया है। तो यहाँ से 300 मीटर और रह गई है वो कैनाल, और फिर हम निकलेंगे वापसी सपोरो के लिए। भाई 7 बजे ना वैसे ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद हो गई है। वो कैफ़े भी जो दिखाया था मैंने आपको 5:30 बजे ही बंद हो गया था, तो रात के टाइम ज़्यादा कुछ खुला मिलेगा नहीं। बट जो कैनाल का व्यू है ना भाई, वो एक नंबर का आता है रात को लाइटें जलने के बाद। ये भाई सामने कैनाल आ गई है, यहाँ पे कुछ तो स्ट्रीट शो चल रहा है देखते हैं। कुछ तो भाई मैजिक शो टाइप का है, ये देखना मुखोटा सा रखा है, पर जैपनीज में बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं। ये क्या कर रहा है, तालियां बजा रहे हैं भाई सब लोग, कुछ तो करा है यूनिक। अच्छा, जगलिंग का आर्ट है एक तरह से। तो ये है भाई ओटारू कैनाल, इस तरह से देखो। मेरे को थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लाइटों को लेके, पर इतनी ज़्यादा नहीं चल रही, बस यही है जो है। और इस तरह से बोट राइड भी होती है। देखो ये टेढ़ा क्यों ले जा रहा है बोट को ऐसे, बस ये कैनाल है, इस तरफ सिटी बसी हुई है पूरी, ऐसे ही चलती जाएगी ये कैनाल आगे तक। ये शायद पुरानी बिल्डिंग होगी थोड़ी सी, ये नई नई बिल्डिंग है सारी की सारी, बट लाइट नहीं है भाई उतनी जितनी मैंने सोची थी। ये आ गया भाई सामने स्टेशन ओटारू का, और ये बस स्टॉप है यहाँ का। भाई 7:56 की ट्रेन है, 7:53 हो रही है, 3 मिनट है। यही है क्या, पता नहीं ये है कि नहीं, लग तो यही रही है मेरे को। ये तो सिंगल है, अच्छा उधर आई है अपनी शायद से। ये है लोकल ट्रेन 7:56, अब आई है वो रही सामने। चलो भाई टाइम से पहुँच गए, क्योंकि ये ट्रेन छूटती तो अगली फिर 26 मिनट बाद थी ट्रेन सीधी, तो लंबा ही वेट करना पड़ जाता। चलो भाई ट्रेन चल चुकी है, सही टाइम पे पहुंच गए। 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे होता तो आधा घंटा वेट करना पड़ जाता, और फालतू में यहाँ ठंड में पड़े रहते। अब पहुंच जाएंगे। अब वो जो जिस ट्रेन से हम आए थे ना, रैपिड वाली, रैपिड एयरपोर्ट, वो वाली तो मेरे ख्याल लास्ट ट्रेन आधे घंटे पहले ही जा चुकी है, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो ये लोकल ट्रेन है, थोड़ी स्लो है, ज़्यादा टाइम लेगी, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। चलो भाई बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।